डियर फ्रेंड्स, हम आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसकी गणना कैसे करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की गणना करने के लिए हम हाउस प्रॉपर्टी को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, दूसरा लेट आउट हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इसका मतलब होता है जिसमें गत कर निर्धारण वर्ष में करदाता स्वयं निवास करता है, वह सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लेट आउट हाउस का मतलब है ऐसी मकान संपत्ति जो करदाता के स्वामित्व में है, जो उसने गत वर्ष में किराए पर उठा रखी है। ऐसी मकान संपत्ति जो गत वर्ष में करदाता ने, जो उसके स्वामित्व में है, किराए पर उठा रखी है। सबसे पहले हम गणना करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी जिस मकान संपत्ति में मकान मालिक या करदाता स्वयं निवास करता है। यदि मकान संपत्ति में करदाता गत पूरे 12 महीने निवास करता है या इस मकान का उपयोग उसका जीवन साथी, उसका अवयस्क पुत्र या पुत्री या उस पर निर्भर उसके माता पिता करते हैं, ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य यह शून्य होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वार्षिक मूल्य इसकी गणना कैसे करते हैं, शुद्ध वार्षिक मूल्य इसकी गणना कैसे करते हैं। यहाँ पर अभी ये समझ लीजिएगा कि उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। यदि करदाता गत वर्ष में किसी भी कारण से उस मकान का उपयोग नहीं करता है, यानी उस मकान का उपयोग नहीं करता, वह स्वयं किसी अन्य स्थान पर रहता है, अपने सर्विस के कारण से या अपने बिजनेस के कारण से, तो ऐसी स्थिति में उस मकान का मूल्य शून्य तभी लिया जा सकता है जब निम्न दो शर्तें पूरी हो जाएं। पहली, उसने अपने स्वयं के रहने का मकान पूरे गत वर्ष में किसी को भी किराए पर नहीं उठा रखा है। पूरा मकान या उसका कोई भी भाग किराए पर नहीं उठा रखा है। और दूसरी शर्त है, उसने अपने स्वयं के रहने का मकान पूरे गत वर्ष में इस मकान से अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है, न तो किराए पर उठाया है और न कोई लाभ प्राप्त किया है, तभी इस मकान का मूल्य शून्य माना जाएगा। यदि करदाता के पास में एक से अधिक मकान का उपयोग वह निवास के लिए करता है, तो इनमें से किसी भी एक मकान का मूल्य उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये 0 मानी जा सकती है। ये करदाता पर निर्भर करेगा कि वह किस मकान संपत्ति का मूल्य 0 मानना चाहता है, और दूसरे मकान का मूल्य जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माना गया है, इसका मूल्यांकन
लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के आधार पर किया जाएगा कि ये मानते हुए कि वो मकान किराए पर उठाया गया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि किसी मकान संपत्ति का स्वामी करदाता है, उसके नियोक्ता ने उस मकान लेकर वापस कर्मचारी को निःशुल्क दे दिया है, इस मकान संपत्ति का मूल्यांकन भी उसी प्रकार किया जाएगा जैसे इस मकान को किराए पर उठाया गया हो। यदि मकान संपत्ति के एक भाग को किराए पर उठा रखा है और दूसरे भाग में करदाता स्वयं निवास करता है, तो ऐसे मकान का मूल्य भी उसी प्रकार माना जाएगा जैसे मकान किराए पर उठा हुआ है। जो मकान जो भाग किराए पर उठा रखा है, उसके आधार पर पूरे मकान का मूल्यांकित कर लिया जाएगा। दूसरा मैंने बताया लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान किराए पर उठा रखा है। इसका मतलब करदाता जिस मकान का स्वामी है उसमें स्वयं निवास नहीं करता है, बल्कि उसको किराए पर उठा रखा है, वह लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। इनका मूल्यांकन करने के लिए हमें दो शब्द काम में, जो हमने बार बार मैं ले रहा हूँ, एक शब्द काम ले रहा हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू और दूसरा नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पर ध्यान रखें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना हम आयकर अधिनियम की धारा 23 के अनुसार ज्ञात करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब है कि उस मकान संपत्ति से हमें अपेक्षित कितना किराया मिल सकता है, उस मकान संपत्ति से कितना किराया हमको मिला, इन दोनों की तुलना करें और उस मकान यदि उस अवधि में खाली रहा है, उसका उचित समायोजन करने के बाद जो राशि आती है वह ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाती है। यानी हमने यहाँ पर तीन शब्द काम में लिए, एक एक्सपेक्टेड रेंट, एक रिसीव्ड रेंट या रेंट रिसीवेबल, और दूसरा एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, मकान खाली रहा उस अवधि का समायोजन। यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट को समझ लीजिएगा। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है नगर पालिका का मूल्य और उचित किराया मूल्य, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो मूल्य ज़्यादा है वह एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान दे दीजिएगा, यदि कोई स्टैंडर्ड रेंट भी हमको दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। यानी स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा हो उसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। इनमें से जो राशि कम होगी वह हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू गणना करने के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वह म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा कम हो, यह रेस्ट्रिक्टेड होगा स्टैंडर्ड रेंट, यानी इससे ज़्यादा नहीं। यदि कम है तो कम वाला ले लेंगे। यानी दोनों स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, इन दोनों की तुलना करेंगे। इन दोनों में जो कम होगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। दूसरा शब्द हम काम लेंगे रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल।
कि कितना किराया हमें मिला, यदि खाली रहा तो कितना किराया मिल सकता था, जो उचित फेयर रेंट हमारा कितना किराया मिल सकता था हमको। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि कोई मकान किराए पर उठा रखा है और उचित प्रयास के बाद भी मकान मालिक ने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, उसके बाद भी उसे एक टेनेंट से किराया नहीं मिलता है, इसे डूबत किराया कहेंगे। इसका भी समायोजन हम रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में करेंगे, यानी इस राशि को घटा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, तभी घटा पाएंगे जब करदाता ये संतुष्ट कर देता है कि वो सारे एफर्ट कर लिए हैं और फिर भी किराया नहीं मिला है। रेंट रिसीव्ड, इसकी गणना करते समय एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि किराएदार ने मकान मालिक के बिहाफ पर कोई टैक्स चुकाया है, कोई खर्चा किया है, तो वह भी किराए में जोड़ दिया जाएगा। यानी किराएदार ने यदि म्युनिसिपल टैक्सेस का भुगतान कर दिया है जो लैंडलॉर्ड को चुकाने थे, लेकिन टेनेंट ने चुका दिया है, तो रेंट में इसको जोड़ दीजिएगा। यदि कोई बीमा प्रीमियम चुका दिया, हाउस बीमा प्रीमियम चुका दिया है, वह भी जोड़ दीजिएगा। कोई रिपेयर का व्यय कर दिया है तो वह भी जोड़ दीजिएगा। ये कोई ब्याज चुका है वह भी जोड़ दीजिएगा। यानी लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर टेनेंट ने कोई राशि व्यय की है, किराए में वह जोड़ दी जाएगी। ये आपके रेंट रिसीवेबल कहलाएगा। इस रेंट रिसीवेबल में समायोजन करेंगे, हम घटाएंगे जो मकान खाली रह गया है, वैकेंसी पीरियड। यदि मकान खाली रहा है तो उसका मूल्य कितना होगा वह घटा देंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना चाहिए, मकान खाली रहने की अवधि कभी भी हो सकती है, कितनी भी, वो पूरे 12 महीने हो सकता है, 6 महीने, 2 महीने, कुछ दिनों तक, पूरे साल भर। तो जितने दिन खाली रहा है उसका अनुपाती भाग लेते हुए हम समायोजन करेंगे। इस प्रकार एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल इनमें वैकेंसी जो हमने खाली रहा मकान ये घटा देंगे तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ। अब इसके बाद हम नेट एनुअल वैल्यू ज्ञात करते हैं। ग्रॉस जो एनुअल वैल्यू आई हमारी, इसमें से 2 मदें सामान्यतः कम की जाती हैं। एक मद होती है म्युनिसिपल टैक्सेस, स्थानीय सत्ता वहाँ पर जो कर लगाती है वह म्युनिसिपल टैक्सेस। यदि नगर पालिका है तो नगर पालिका टैक्स लगाएगी, ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत टैक्स लगाएगी, यदि नगर परिषद है तो नगर परिषद लगाएगी, यदि महानगर पालिका है तो महानगर पालिका लगाएगी। इनके द्वारा हाउस बिल्डिंग जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वह घटा देंगे। एक दूसरी मद और घटाते हैं, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। आपने हाउस प्रॉपर्टी पर जो लोन ले रखा है उस लोन की राशि को भी घटाया जाएगा। अब लोन की राशि कौन सी होती है? मकान बनाने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यदि हमने कोई ऋण लिया है
तो वह ऋण की राशि को 2 भागों में बांटेंगे। यदि वह ऋण की राशि 31 मार्च 1999 तक ले लिया गया है, यानी 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है मकान खरीदने, बनवाने, मरम्मत करने, विस्तार के लिए, तो अधिकतम 30,000 रुपये ये घटा देंगे। और 31 मार्च 1999 के बाद ऋण लिया है तो अधिकतम राशि 2 लाख रुपए होगी। 2 लाख रुपए तक हम घटा सकते हैं। यानी अब आप पूछ सकते हैं ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 30% होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का 30%। यानी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है इसमें 2 मदें कम की जाएंगी। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा। मकान यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले का है, उस पहले से लोन ले रखा है बनाने, खरीदने, विस्तार करने, रिन्यूअल आदि के लिए, तो 30,000 रुपये, और उसके बाद लिया है तो 2 लाख रुपए तक राशि हम घटा सकते। इसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में मैं अलग से भी आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर इतना सा ध्यान रखिएगा। अब संक्षेप में एक फॉर्मेट मैं आपको आज डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ। इस फॉर्मेट के हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गणना करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें ए म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट, यानी 2 मदें लिख दी हमने। अब सी आ जाएगी विच एवर इज हायर, ए और बी, यानी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो हायर होगी वो हमारी तीसरी मद होगी। फिर चौथी मद होगी स्टैंडर्ड रेंट यदि हमको दिया हुआ है। 5वीं मद होगी हमारी इन दोनों में से ज़्यादा हो, सी और डी, सी और डी विच एवर इज हायर। इसके बाद हम एफ सब पार्ट में लिखेंगे रेंट रिसीव्ड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जो हमको किराया मिले जो आपको पहले बताया था कि कैसे याद करेंगे हम। इसमें वैकेंसी पीरियड का अमाउंट कम कर दीजिएगा तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसमें से 2 मदें कम करेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्सेज, और दूसरा म्युनिसिपल टैक्सेज कम कर देंगे तो हमको नेट एनुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस नेट एनुअल वैल्यू में से फिर 2 मदें कम कर देंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन 30,000 और 2 लाख, जो भी यहाँ पर लागू होता हो, ये घटा देंगे तो हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। तो ब्रीफ में आज मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से किस प्रकार हम टैक्सेबल इनकम ज्ञात करते हैं ये बताया। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, वो भी आप एक बार को पढ़िएगा। थैंक यू।